नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज एक पत्र जारी हुआ है। आप लोग यहाँ पर पत्र ही देख लीजिए सीधे। आप लोग जो जो पत्र देख रहे हैं ये महानिदेशक महोदय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि समस्त जनपद मतलब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर प्रभावी रहेगा। 3 मई का ये पत्र है। विद्यालय में जो बच्चों की औसत उपस्थिति होती है उस पर यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि 75% अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। इस विषय पे ये पत्र जो है जारी किया गया है। आइए देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं जो है महानिदेशक महोदय कि 75% हाजिरी बच्चों की कैसे हो। तो यहाँ पर आपने विषय तो देख ही लिया है। यहाँ पर प्रथम पैराग्राफ ही लिखा है कि सर्वविदित है कि बच्चे की शैक्षणिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर जो है कही गई है यहाँ पर कार्यालय की तरफ से कि सभी बच्चे जो हैं वो अगर नियमित रूप से विद्यालय आएंगे तो उनकी शैक्षणिक सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता है। उसके बाद में लिखते हैं कि एक निश्चित मानक स्तर से नीचे की उपस्थिति, अब नीचे जो मानक स्तर है वो कहीं ना कहीं 75% ही है, तो उससे जो नीचे की उपस्थिति है बच्चों में मूलभूत भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं एवं कक्षा अनुरूप दक्षताओं की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। कहने का मतलब इतना है कि अगर 75% से नीचे की अगर उपस्थिति रहती है किसी भी बच्चे की, तो शैक्षणिक उपलब्धियां जो भी उसकी रहेंगी वो कक्षा अनुरूप दक्षताओं की प्राप्ति में बाधक बनना तय है। तथा अंततः ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल हो जाने का कारण भी बनता है। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के लिए मैं एक अलग से पहले भी वीडियो जारी कर चुका हूं कि ड्रॉप आउट बच्चे कौन है और आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन हैं। उसके बाद में बात आई है कि अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि नियमित छात्र उपस्थिति, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जो तीनों बातें लिखी गई हैं उसके बाद में एक बात और है, सामुदायिक सहभागिता सकारात्मक परिवर्तन के मूल तत्व है। इसमें निसंदेह कोई भी संदेह नहीं है। जो उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण रहता है जिस भी विद्यालय का, शिक्षक एवं बच्चों के मध्य जो आत्मीय संबंध होता है, एज ए नॉट अ टीचर जस्ट लाइक अ मेंटर, मतलब अगर आप मेंटर की तरह पे बच्चों को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं और उनके गांव में रह करके जब पढ़ाने जाते हैं तो सामुदायिक सहभागिता जो भी रहती है तो वो बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि सकारात्मक परिवर्तन के मूल तत्व होते हैं ये 4 चीज़ें। इसके बाद में लिखते हैं कि उक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुआयामी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि समस्याएं रहती हैं हर जगह जो है, माहौल एक जैसा नहीं होता है। हमारे प्रदेश में कई जनपदों में कई शिक्षा, एक ही जनपद में ले लीजिए, किसी न्याय पंचायत शिक्षक कहेंगे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पर्याप्त मात्रा में और अच्छी उपस्थिति के साथ आते हैं, मगर वहीं दूसरा विद्यालय के साथ ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि 5 उंगलियां जिस तरह समान नहीं होती है वैसे ही ये जो शिक्षक जो है और ये छात्र हैं, ये छात्र की उपस्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करती है कि आप बच्चे जो है किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। तो इसके बाद में बात आ रही है कि यथा विद्यालयों की अवस्थापना, सुविधाओं का संतृप्तिकरण, मनमोहक एवं सुरक्षित वातावरण, विभिन्न प्रिंट रिच किट्स एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के मध्य से उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश तथा शिक्षकों का ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से क्षमता संवर्धन इत्यादि, मतलब प्रशिक्षण से है इनका। तो ये सब जो चीज़ें हैं, संतृप्तिकरण वाली बात हो गई है, मनमोहक एवं सुरक्षित वातावरण वाली बात आ गई, विभिन्न प्रिंट रिच किट्स एवं शिक्षण सामग्री बात आ गई। तो ये सब हमारे सभी परिषदीय विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दी गई है विभाग द्वारा। इसमें कोई भी वो नहीं कह सकता है कि ऐसा नहीं है। तो हर विद्यालय में जो है TLM हो गया या फिर कोई किट्स शैक्षणिक सामग्री हो गई, प्रिंट रिच हो गया, तो वो सब पहुंच चुका है। अब आइए बात करते हैं लक्ष्य क्या है यहाँ पर, लक्ष्य क्या बात कहना चाहता है यहाँ पर, तो वो है विद्यालय में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किया जाना। ये तो इनका हो गया लक्ष्य, मतलब 75% से ज़्यादा आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए बच्चे की, हर बच्चे की, या तो 75% हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारा लक्ष्य है। जैसे आपको प्रेरणा लक्ष्य दिए गए थे कि इतना बच्चे को आना ही आना चाहिए, तो उसी प्रकार से ये है कि बच्चे जो है विद्यालय में आते हैं वो 75% या उससे अधिक उपस्थिति उनकी रहनी ही चाहिए। यहाँ पर सुझावात्मक रणनीति पर बात की गई है। क्या कह रहे हैं देखिएगा कि बच्चों में कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर की प्राप्ति तथा सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत समस्त हितधारकों का यह कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि बच्चों में कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर, मतलब कि जिस कक्षा में वो हैं वो उस कक्षा का जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो जानने के लिए उनकी जो है बुद्धि स्तर होना चाहिए। उसके बाद में सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत समस्त हितधारकों का कर्तव्य कि
प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि जो भी इनके हितधारक हैं, कहने का मतलब हितधारक से यहाँ पर शिक्षक से है कि शिक्षक जो उनके हितधारक होते हैं तो वो उनकी उपस्थिति के लिए जो है लगातार जो है अनुश्रवण करते रहें कि अगर किसी दिन बच्चा नहीं आ रहा है तो उसका कारण जानें, उसको कॉल करें और पूछें कि बच्चा क्यों नहीं आया है अभिभावक से, जिससे कि व्यवहारगत परिवर्तन के साथ ही उनकी उपलब्धि स्तर भी बढ़ाया जा सका। तो इस संबंध में निम्नलिखित सुझावात्मक रणनीति पर प्राथमिकता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो ये बात कही गई है कि आप उनको कॉल कर सकते हैं, किसी को भेज के पूछ सकते हैं कि अमुक बच्चा उस दिन विद्यालय में क्यों नहीं आया उनके घर वालों से, तो इससे जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं मूल कारणों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर रूट कॉज एनालिसिस देखिएगा, पहला है इसमें लिखा हुआ है विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने के मूल कारणों का विश्लेषण किया जाए। बच्चों की विद्यालय में अनियमित एवं कम उपस्थिति के संभावित कारण क्या हो सकते हैं वो भी यहाँ पर बात की गई है, जैसे विद्यालय में अपेक्षित शैक्षणिक वातावरण एवं कार्य संस्कृति का अभाव। यहाँ पर बात की जा रही है विद्यालय में जो अपेक्षा करते हैं कि किस हिसाब का, किस अनुसार शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए वो ना हो और कार्य संस्कृति का अभाव मतलब कमी रहती हो, तो वहाँ पर बच्चे जो है कम आते हैं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जाना, मतलब कि जो आपका पाठ्यक्रम है और जो समय सारणी है कि इतने महीने में इतना सिलेबस, इतने महीने में इतना, और अर्धवार्षिक में आधा और वार्षिक में पूरा, अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो भी बच्चे कहीं ना कहीं विद्यालय नहीं आते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि शासन खुद आपसे कह रहा है, डांट रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी, आप लोग देखे होंगे, ऊपर एक बात कही गई थी कि अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है, कहीं ना कहीं सर्वे किया गया है विभाग द्वारा, वहां से ये बात निकल कर के आई है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये तो हो गई बात। इसके बाद में आया है कि अभिभावकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा के दीर्घकालीन महत्व के संबंध में जागरूकता का अभाव होना। ये बात भी बहुत सही यहाँ पर बात कही गई है कि अभिभावक जो होते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वे दीर्घकालीन महत्व को समझें और जागरूकता को अपनाएं, तो उसकी कहीं ना कहीं कमी मिलती है, ये भी कारण होता है। इसके बाद है बच्चों का छोटे भाई बहनों की देखभाल में संलग्न होना। ये बिल्कुल बहुत ही कॉमन सी बात है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ये चीज़ लागू होती है कि गांव में जो थोड़े बहुत भी बड़े बच्चे हो जाते हैं, कक्षा 4-5 वाले 3 वाले, तो वो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल नवजात शिशु है या फिर 4, 6, 8, 10 महीना, 1 साल 2 साल का बच्चा है, तो उसका पालन पोषण बहुत हद तक बच्चे ही करते हैं। जो बड़ा भाई या बड़े बहन होती है वही करते हैं, तो वो उसी कार्य में लगे रहते हैं। विद्यालय छोड़ करके घर में ही उन्हें खिलाना पिलाना घुमाना खेलना, ये सब चीज़ें वो बड़े बच्चे ही करते हैं। और बड़े के वो बड़े नहीं हैं, वो केवल कक्षा 3 और कक्षा 4 के छात्र हैं। तो ये भी चीज़ एक जो है कॉमन सी बात है। इसके बाद है घरेलू कार्यों में व्यस्तता आदि हो सकते हैं, और घरेलू कार्य भी हो जाते हैं। लड़कियां हैं वो सब घरेलू कार्य कर लेती हैं, छोटे मोटे जो भी होते हैं किचन की, रसोई के, साफ सफाई के। और जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी गेहूँ काटना हो गया, कभी आलू की बुआई हो गई, कभी खुदाई हो गई, तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी कर लेते हैं। तो वो भी होता है, घरेलू कार्यों में लगे रहते हैं। फिर है बच्चों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा जो है वातावरण जागरूक होगा, हमारा समाज जागरूक होगा, तो बच्चों की उपस्थिति जो है बढ़ना तय है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव जो है गतिविधियां सुनिश्चित की जाएं। क्या गतिविधियां उस पर भी नजर डालेंगे। अभिभावकों को शिक्षा के महत्व तथा इसके दीर्घकालीन लाभ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन में शिक्षा की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाए। ये बात तो सही है बिल्कुल, अगर उनको शिक्षा का महत्व बताया जाए तो जो है अभिभावक जागरूक होंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद ही कोई शिक्षक होगा जो ऐसा नहीं करता हो। अपने इस विद्यालय में सभी लोग जो हैं शिक्षा की दीर्घकालीन लाभ जो भी होते हैं वो सब बताते हैं, और गुणवत्तापूर्ण जीवन में कैसे शिक्षा सहायक होती है इस पर भी जागरूकता जो है अभियान चलाते रहते हैं समय समय पे। इसके साथ ही स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले महानुभावों एवं महापुरुषों की जीवनी से अवगत कराते हुए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। तो मतलब जैसे हमारे देश या विदेश में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ही निचले स्तर से आकर के बहुत ऊंचे स्तर तक गया, तो उसकी जो भी उपलब्धियां रही उस महापुरुष की, तो उसको बताना भी जो है बनता है। और हम समय समय पर विद्यालयों में बच्चों को द्वारा जो है बच्चों को इसका जो लाभ देते रहते हैं, ये जो बताते रहते हैं कैसे वो सफल हुए जो लोग थे।
उसके बाद में ऐसे बच्चों के माता पिता से मिलकर शासकीय प्रोत्साहन यथा मिड डे मील, यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्यक्रम, पुस्तकें, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी आदि के बारे में अवगत कराया जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का आग्रह किया जाए। इसके बाद में बात उनको कहने का मतलब ये है कि शासकीय प्रोत्साहन मतलब कि जो शासन द्वारा जो हमें जो प्रदत्त की जाती है जो चीज़ें, जैसे खाना है, मिड डे मील है, यूनिफॉर्म जो 1200 मीटी आता है, उससे जो चीज़ें हमें खरीदनी रहती हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए बच्चों के माता पिता को। उसके बाद में तो उनका जो है उपस्थिति बढ़ेगी, ये चीज़ है कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित रूप से विद्यालय आने के प्रमुख कारणों में से एक कारण छोटे भाई बहनों की देखभाल में उनकी व्यस्तता भी होती है। ये बिल्कुल सही बात है जो हम पीछे बात करके अभी आए हैं कि वो लोग व्यस्त रहते हैं, उस कारण से जो है वो विद्यालय या तो नहीं आ पाते हैं या फिर अनियमित रूप से आते हैं। मतलब आ जाए तो 2 दिन छुट्टी कर ली, फिर आए, फिर 1 दिन छुट्टी कर ली, इस तरह से अनियमित रूप से विद्यालय आते हैं। इसके बाद में क्या है कि इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल, मतलब कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग है एक हमारे प्रदेश में, इसमें इसके प्रदेश क्या ये देश का विभाग है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रहती है, आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं, वो विद्यालयों में रहते हैं, तो उन बच्चों को वहाँ पर जो है उम्र जो 6 वर्ष होती है उससे कम के बच्चों को वहाँ पर जो है देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। मतलब आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है वो 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए होता है और वहाँ पर जो शिक्षा भी दी जाती है और कैसे जीवन यापन करना है, कहने का मतलब वो उन्हें वातावरण दिया जाता है कि वो अभी से कुछ चीज़ें सीखें। तो वो भी एक जो है स्थापित हुए हैं कई जगह। इससे 6 वर्ष से छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ साथ उनके बड़े भाई बहनों की नियमित पढ़ाई संभव हो सकेगी। इस और जो है जब बच्चा आंगनवाड़ी में ही चला जाएगा तो उनके बड़े भाई जो है अपने अपने विद्यालय चले जाएंगे और वो उनके खिलाने पिलाने से भी जो है बचे जाएंगे। इसके बाद में लिखा है कि पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में निश्चित रूप से कमी आए। बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा हो तो पढ़ाई की दर जो है आ जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसके बाद में लिखा है शिक्षक, ARP, SRG, जिला समन्वयकों एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा होम विजिट के दौरान अभिभावकों, ग्राम प्रधान एवं स्थानीय समुदाय को विद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों, शैक्षणिक रणनीति, समय सारणी, संदर्शिका, TLM, पुस्तकालय, प्रिंटेज, मतलब कि तमाम चीज़ें जो हैं विद्यालय में रहती हैं वो आय एवं योग्यता परीक्षा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी जाए। तो जो भी जानकारी हो वो भी दी जाए जब भी शिक्षक, ARP, SRG, जिला समन्वयक जो भी आते हैं, शिक्षा अधिकारी आते हैं विद्यालय में तब। इसके बाद में लिखा है कि बच्चों की शैक्षिक प्रगति के सुधारात्मक पक्षों, विशिष्ट रुझानों और व्यवहारों को अभिभावकों के साथ साझा भी किया जाए। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके रुझान है, सुधारात्मक पक्ष हैं, विशिष्ट रुझान है, वो सब भी जो है साझा करें आप अभिभावकों के साथ में। इसके बाद में आता है शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करना। मतलब वही है कि शिक्षक नहीं बनना है आपको बनना है मेंटर, मतलब उनका दोस्त बनना है। तो वो कैसे विकसित हो वो चीज़ें, तो उस पर बात करते हैं कि क्या कक्षाएं इतनी रोचक और आकर्षक हैं कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए लालायित और उत्साहित हैं। कहने का मतलब है कि विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो उसके अंदर प्रिंट सामग्री है या फिर कुछ भी लिखा हुआ लेखन है, तो वो सब इतना आकर्षित हो कि बच्चे प्रतिदिन देखने के लिए विद्यालय आए इस बहाने से और उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे उनका शिक्षा अधिगम भी बढ़ेगा। इसके बाद में लिख रहे हैं अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस संबंध में कतिपय सुझाव, फिर से सुझाव आए क्या है देखें। विद्यालय में बच्चों की एक दिन की भी अनुपस्थिति से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें अवगत कराते हुए, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था कि सभी शिक्षक जो है विद्यालय में शिक्षा का महत्व बताते हैं और हर चीज़ समझाते हैं बच्चे को कि अगर आप एक दिन भी अगर विद्यालय गैप करेंगे तो आपको कितना भारी नुकसान हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि वो जो सब चीज़ें जो हैं कार्य दिवस में बताना चाहिए, प्रार्थना सभा में प्रशंसा भी की जाएगी अगर ऐसा कोई होता है जो बच्चे सबसे ज़्यादा आएंगे उनके लिए। उसके बाद में लिखा है बच्चों में सृजनात्मक एवं नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए फन एक्टिविटी। विद्यालय में हमारे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, चाहे वो फन एक्टिविटी हो या भाषण हो, निबंध लेखन, कहानी लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल कूद, नाटक, मूक अभिनय, मतलब सभी कुछ जो भी विद्यालय में सब चीज़ें होती ही रहती हैं, इनके समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल सही बात है, इन सबको कराया जाए जिससे बच्चे जो है और आकर्षित हों कि विद्यालय में खेल कूद भी होता है और पढ़ाई भी होती है। इसके बाद में लिखा है कि
बच्चों की जिज्ञासा में वृद्धि के लिए कहानियां सुनाई जाएं तथा रोचक खेलों का आयोजन किया जाए, जिससे कि विद्यालय को आमोद का स्थान बनाया जा सके। मतलब प्लेस ऑफ जॉय, मतलब कि आनंद ही आनंद जहाँ पर होता है उसको कहते हैं आमोद। तो विद्यालय को ऐसा माहौल दें जिससे प्लेस ऑफ जॉय वो बन जाए। उसके बाद है विद्यालय प्रबंध समिति, मतलब कि एसएमसी की नियमित बैठकें गोष्ठियां आयोजित की जाती रहें। विद्यालय के विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंध समिति का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाए। एसएमसी का भी यहाँ पर रोल दिखाया गया है कि क्या क्या उनके साथ किया जाना है। फिर आता है निरीक्षण एवं अनुश्रवण, जिसमें है बच्चों के विद्यालय न आने अथवा अनियमित उपस्थिति का एक कारण कतिपय शिक्षकों द्वारा देर से विद्यालय आना अथवा उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति भी हो सकती है। इस संबंध में कतिपय सुझावात्मक बिंदु निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब है कि कुछ कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि शिक्षक ही लेट आते हैं, जिससे बच्चा जो है वो उनसे पृथक हो जाता है अपने शिक्षक से कि वो नहीं आते हैं तो मैं भी नहीं आऊँगा, ये भी कहीं कहीं देखा गया है। उसके बाद में डीटीएफ एवं बीटीएफ निरीक्षणों के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। निरीक्षणों में विलंब से आने वाले शिक्षकों एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिसके बाद में विद्यालय प्रबंध समिति जो एसएमसी है उसकी बैठक में अनुपस्थित बच्चों को विद्यालय में नियमित लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए तथा सदस्यों को यह दायित्व दिया जाए कि वे अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें। यहाँ पर बात आई है कि जो अनुपस्थित हैं या ड्रॉप आउट बच्चे हैं तो उनको भी वापस जो है कार्य योजना बनाई जाए उन पर, और कैसे उनको विद्यालय तक लाया जाए इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता पिता से शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करते हुए, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अगर बच्चा नहीं आया है तो पहले तो फ़ोन कर लें, और बात अगर नहीं हो पाती है तो उनके घर जाने में भी आप पीछे ना हटें। जब घर जाएंगे तो बच्चे निकल के आएंगे और विद्यालय भी आएंगे, तो आपको ये करना है। इसके बाद में बात आए कि विद्यालय में इसके साथ ही न्यूनतम उपस्थिति वाले बच्चों का चिन्हांकन भी किया जाए तथा फ़ोन कॉल या होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए निम्नानुसार कार्रवाई करें। इसके बाद में लिखा है 1 से 3 दिवस तक निरंतर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के घर बुलावा टोली के माध्यम से होम विजिट करा लिया जाए। बुलावा टोली आप भेज दीजिए, एक बना दीजिए, विद्यालय में गठन कर दीजिए, और उसको बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे गाँव वाले तो उनको जो बुलावा टोली को उनके यहाँ भेज दिया जाएगा। इसके बाद 6 दिन अथवा इससे अधिक दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में प्रधानाध्यापक द्वारा होम विजिट किया जाए तथा बच्चे के विद्यालय में वापस आने तक निरंतर फॉलोअप किया जाए। मतलब कि अगर 6 दिन से ज़्यादा कोई बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो शिक्षक को विद्यालय से घर जाना पड़ेगा उन बच्चों के, और वहाँ पता करना पड़ेगा कि क्या समस्या आ रही है। उक्त स्थिति में बच्चों के लिए यथा आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति रेमेडियल कक्षा का संचालन किया जाए। मतलब कि जो बच्चे हैं अभी अगर किताबें कहीं प्राप्त हुई हैं कहीं नहीं प्राप्त हुई हैं तो उनके लिए जो है अब पहले की व्यवस्था लागू हो जाए और उनको जो है वैसे ही पढ़ाया और सिखाया जाए। इसके बाद में बात है डीटीएफ बीटीएफ बीए से बीईओ और एसटी बैठकों में एनबीएमएससी से प्राप्त डेटा के आधार पर न्यूनतम उपस्थिति वाले विद्यालयों की डेटा आधारित समीक्षा करते हुए बच्चों की उपस्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जिससे कि औसत उपस्थिति का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मतलब वही है, आपको जो एआरपी एसआरजी शिक्षक हो गए तो वो सब आपको बता दें और आप उस विद्यालय में चले जाएं और वहाँ पर जो है अनुश्रवण कर लें। विकास खंड एवं जनपद के सर्वोच्च एवं न्यूनतम उपस्थिति वाले 10-10 विद्यालय प्रधानाध्यापकों के नाम तथा विद्यालयवार बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत प्रत्येक माह विकास खंड कार्यालय एवं जिला विशेष अधिकारी कार्यालय के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। इसके बाद ऐसे शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को बीईओ एसटी की मासिक समीक्षा बैठक एवं जनपद स्तरीय बैठकों में विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाए। जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको सम्मान की बात आ रही है, बिल्कुल सही भी है ये चीज़। इतना तो कम से कम विभाग जो है कर ही सकता है कि उनको सम्मान से नवाजा जाए। इसके बाद में बात है बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत सर्वाधिक हो अथवा उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। इसके बाद है आउटरीच प्रोग्राम। खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक माह विकास खंड के 3 गांवों में शिक्षा चौपाल का आयोजन हेतु निर्देश प्रेषित किए। मतलब कि ऊपर से आदेश आ चुके हैं कि बीईओ सर जो हैं वो गाँव में शिक्षा चौपाल का आयोजन जो है प्रत्येक माह में, समझ रहे हैं आप, प्रत्येक माह विकास खंड के 3 गाँव में आपको जो है शिक्षा चौपाल
लगानी है। ये केवल जो है खर्च शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए है ये बात। इसके बाद शिक्षा चौपाल के दौरान विद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट योग्यताधारी शिक्षकों शैक्षणिक रणनीति, समय सारणी, संदर्शिका, TLM, पुस्तकालय, वही सब चीजें जो भी रहती है, खेलकूद सामग्री वगैरह, बिग बुक है, गणित है, किट है विज्ञान की, तो सामग्री आदि का प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों एवं जन समुदाय को जागरूक करें आप। ठीक है, होता रहता है, सही है वो भी। उसके बाद अभिभावक शिक्षक बैठक, इसमें भी नियमित जो है उपस्थित होने वाले छात्रों अभिभावकों की विशेष रूप से सराहना की जाए तथा कम मतलब ये है कि इसमें जो बच्चे विद्यालय डेली आते हैं उनकी प्रशंसा भी की जाए और उनकी मम्मी के लिए ताली भी बजाई जाए। इसके बाद में अभिभावक शिक्षक बैठक में नियमित उपस्थिति बच्चों को, मतलब वही चीज़ है। इसके ग्राम पंचायत में होने वाली बैठकों में बच्चों की विद्यालय नियमित उपस्थिति के संबंध में चर्चा करते हुए ग्राम प्रधान के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाए। इसके बाद में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। जन्मोत्सव के अवसर पर संबंधित बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया जाए। मतलब ये है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों का, मतलब आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ आपके पास होता ही है, तो देख लीजिए आप लोग कि जो है कौन सा वाला जो है अंतिम शनिवार रहेगा हर माह में, उसमें किसका बर्थडे आ रहा है, तो उसका भी आयोजन आप लोग जो है विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। इसके बाद में है ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश में लर्निंग एट होम, मतलब कि बच्चों को घर पे ही सिखाना है और बढ़ावा दिए जाने के लिए बच्चों को गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएं तथा पठन पाठन की निरंतरता बने रहे, जिससे कि सर्दी गर्मी छुट्टी रहती है, बच्चों को काफ़ी टाइम जो होता है खेलने कूदने में ही निकल जाता है, तो उनको इतना जो है कार्य भी दिया जाए गृह कार्य, जिसके वो उसमें व्यस्त रहें। इसके बाद में समय समय पर अभिभावक को संपर्क भी स्थापित करते रहें फ़ोन कॉल द्वारा, जिससे कि प्लेटफॉर्म यथा दीक्षा है, खान अकेडमी है, स्विफ्ट चैट है, एम्बाइब है, पर उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक जो कंटेंट रहता है उससे भी जागरूक कर दिया जाए। उसके बाद बच्चों की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेज राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा की जाए। साझा कर दीजिए आप बेस्ट प्रैक्टिसेज जो भी है बच्चों की उपस्थिति के लिए। उसके जो आपको पॉइंट बताए गए हैं ऊपर, उसमें आप बात कर लीजिए थोड़ी सी कि उपयुक्तानुसार गतिविधियों के संचालन से विद्यालय में निरंतर सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आनंददायी बाल केंद्रित शिक्षा का वातावरण भी विकसित हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें ऊपर बता दी गई हैं, अगर सारा का सारा फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपको विद्यालय में देखने को मिलेगा। ऐसे सहज एवं सुरक्षित परिवेश में बच्चे निश्चय ही जुड़ाव महसूस करेंगे और स्वतः विद्यालय के लिए प्रेरित हो जाएंगे। कुल मिला के जो है विद्यालय में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा इससे अधिक का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के लिए समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देश दे दे तथा इसका नियमित अनुसरण भी करते रहें। ये चीज़ तो लिखी है कि जो है महानिदेशक महोदय द्वारा पत्र दिया गया है, तो उन्होंने लिख दिया है, सभी लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो अगर 75% से ज़्यादा की उपस्थिति चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपनानी पड़ेंगी। तो देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, पहले चलिए अपनाते हैं इसको। अब बतलाया है तो अपनाना ही पड़ेगा, और हम वैसे भी इस चीज़ को जो है पहले से ही अपनाते चले आ रहे हैं हम सभी लोग। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।